Hello everyone, welcome to Sneha History classes. The topic which I will going to discuss today is the local and judicial administration under the modern empire. इससे जो पहली वीडियो थी that was on central and provincial administration और आज हम बात करेंगे local और judicial administration के बारे में. तो बहुत कुछ है जानने को, चलिए शुरू करते हैं. तो आज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हम पढ़ेंगे. इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि जो प्रोविंसेस थे, जो मॉडर्न एम्पायर था, वो आगे फर्दर डिवाइडेड था प्रोविंसेस में. और जो प्रोविंसेस थे वो दो तरीके के होते थे. एक तो वो प्रोविंस जो डायरेक्टली रूलर कंट्रोल करता था और दूसरे वो प्रोविंसेस होते थे जिन्होंने ओवरलॉर्डशिप एक्सेप्ट करी हुई थी रूलर की. एंड आप ऐसे ही देखेंगे जो प्रोविंसेस हैं वो दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स एंड विलेजेस. तो आगे चलकर आप देखेंगे वो जिलों में और गांवों में बटे हुए हैं और ये दोनों चीजों में अपनी खुद की एडमिनिस्ट्रेशन आपको देखने को मिलेगी. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपनी खुद की एडमिनिस्ट्रेशन है और विलेज लेवल पे भी यू विल सी कि वो खुद ही एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रहे हैं. सो पहले हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की. तो जो हमें अशोकन इंस्क्रिप्शंस मिली है उसमें हमें कुछ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ ऑफिसर्स हैं उनके नाम मिलते हैं, जैसे प्रदेशिका, राजुका एंड युक्ता. ठीक है. एंड ये जो अब आप ये इमेज भी, ये पिक्चर देख सकते हैं आप, इसमें देखेंगे कि जो एक तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हायरार्की यू विल गोइंग टू फाइंड. ठीक है. और इसमें कुछ ये मेन तीन ऑफिशियल है, जैसे कि प्रदेशिका, राजुका एंड युक्ता. जो प्रदेशिका है इसका काम क्या है, टू टेक टूर्स एवरी 5 years टू इंस्पेक्ट द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन. की हर 5 साल में वो जो अपना एम्पायर है उसमें टूर करेगा, डिस्ट्रिक्ट्स में टूर करेगा, क्या देखने के लिए कि एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली चल रहा है या नहीं. और इसके डायरेक्टली कंट्रोल में है स्थानिक. स्थानिक कौन है, ही इज यूज्ड टू कलेक्ट टैक्सेस एंड वाज डायरेक्टली अंडर प्रदेशिका. तो इसका मेन काम क्या है, टैक्सेस को कलेक्ट करना. उसके बाद एक और ऑफिशियल है जिसको कहते हैं राजुका. राजुका इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वेइंग एंड असेसिंग लैंड. क्योंकि लैंड के बेसिस पे ही रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा तो उसको सर्वे करना, उसको असेस करने का काम राजुका करता था. उसके बाद आता है युक्ता. ही इज द सबऑर्डिनेट ऑफिशियल. हिज ड्यूटी कंप्राइज सेक्रेटेरियल वर्क एंड अकाउंटिंग. तो जो भी सेक्रेटेरियल वर्क होता था या अकाउंट से रिलेटेड वो युक्ता देखता था. सो प्रदेशिका जो है, जैसा ऑलरेडी मैंने बताया कि ये सबसे, ही वाज द एक्चुअली ओवरऑल इन चार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. तो ओवरऑल जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसका हेड है प्रदेशिका और इसका मेन काम था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, जिसकी वजह से वो ट्रैवल करता था या टूर करता था. एंड उसका मेन काम क्या था, ये देखना कि रेवेन्यू ठीक से कलेक्ट हो रहा है या नहीं. एंड इसके अलावा उसके कुछ मेजिस्ट्रियल फंक्शन भी होते थे. और स्थानिक आता, ही वाज द टैक्स कलेक्टर, वाज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रदेशिका. और जो प्रदेशिका था, ही वाज रिस्पॉन्सिबल टू द समर्थास. उसके बाद राजुका, दे वर द इंपीरियल एजेंट्स हु हैड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स इन सिविल. तो अब इनके पास क्या पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है जो कि रिलेटेड है सिविल से, रेवेन्यू एंड जुडिशियल अफेयर्स. ठीक है. तो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन जब हम करेंगे उसमें आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा. तो ये कुछ पावर्स थी राजुकास के हाथ में. एंड इनका मेन काम क्या था कि ये देखना कि टू सी द वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेदर द पीपल आर हैप्पी और नॉट. ठीक है. एंड जो भी एम्परर के ऑर्डर हैं उनको कैरी करना, लोगों तक पहुंचाना, उसको ब्रॉडकास्ट करना. इसके बाद युक्ता जो है, he was a junior officer giving secretarial assistant to above officers. तो ये बाकी के जो ऑफिसर्स हैं उनको ये असिस्टेंट प्रोवाइड करता था, सेक्रेटेरियल असिस्टेंस. एंड ये जो भी ऑफिसर्स थे दे वर पेड इन कैश. तो उनको सैलरी कैसे मिलती थी, कैश में. और आप देखेंगे पे स्केल में हमें कैटेगरीज देखने को मिलती है, तो जिससे हमें पता चलता है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी थी, बिकॉज हमने ऑलरेडी बात करी कि ब्यूरोक्रेसी थी, बहुत सारे ऑफिशियल्स थे, तो यहाँ पे यू विल, इट वाज हाईली हायरार्किकल. ठीक है. तो बहुत ज्यादा आप डिफरेंस देखेंगे, कैटेगरीज देखेंगे, कुछ सीनियर पोस्ट पे है, कुछ जूनियर पोस्ट पे है. तो इस तरीके का सिस्टम था. उसके बाद आगे चलकर देयर वर अदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स एज वेल. ठीक है. तो ये तो ठीक है, जो प्रोविंसेस है वो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है. आगे चलकर भी आपको इसमें डिवीजन देखने को मिलेगी. जो डिस्ट्रिक्ट था, इट वाज सब डिवाइडेड इनटू 4 स्थानियास. ठीक है. तो जो डिस्ट्रिक्ट है आगे चलकर स्थानियास में बढ़ रहा है, जो कि दे वर 4 इन नंबर्स एंड दे वर यूजुअली कंप्राइज्ड ऑफ 800 विलेजेस. तो 800 विलेज मिला के एक स्थानीय बनता था और इस तरीके के 4
स्थानीय आपको देखने को मिलेंगे। एंड जो ये ऑफिशियल होता था, जो ऑफिसर होता था स्थानीय का, उसको बोलते थे स्थानिका। ही वॉज इन चार्ज ऑफ द क्वार्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद ही ऑल्सो कलेक्टेड टैक्सेस। तो मेन आप काम देखेंगे जो ऑफिशियल है, इनका मेन काम यही था कि टैक्सेस को कलेक्ट करना। और ही वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रदेशिका। प्रदेशिका मेन हेड है पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, तो उसके अंडर ये काम करता था। एंड इसके आगे भी आप देखोगे फर्दर डिवीजन है, तो जैसे कि 400 विलेजेस है, ठीक है, उसको बोला जाता था द्रोना मुखास। उसके बाद 200 विलेजेस है, उनको उनके सेट को बोला जाता था खरवातिका। और जो 10 विलेजेस है उनको सेट को बोला जाता था संग्रहना। और जो 10 विलेजेस थे इट वाज सुपरवाइज्ड बाय गोपा। तो गोपा वाज द ऑफिशियल जो ये 10 विलेजेस को सुपरवाइज करता था। एंड द हेड्स ऑफ दीज डिवीजन एक्सरसाइज द रेवेन्यू। अब जो भी डिवीजन है, वेदर इट इज द्रोणुमखास या खरवातिका और संग्रहना, ठीक है, इनका मेन काम क्या था कि रेवेन्यू को कलेक्ट करना और इसके साथ साथ जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को परफॉर्म करना। जो गोपा और स्थानिका है, सो देवर एक्टेड एज इंटरमीडियरीज, जो डिस्ट्रिक्ट और विलेज के बीच का आप देखेंगे ये लिंक थे, उसको जोड़ते थे। सो दैट वाज ऑल अबाउट द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम थोड़ा सा विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को देख लेते हैं। तो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखेंगे गोपा जो है 5 और 10 विलेजेस जो है, गोपा वाज अबव ग्रामीणी, ठीक है, ग्रामीणी के ऊपर था और इसके अंडर 5 से 10 विलेजेस आते थे। एंड इसका मेन वर्क क्या था, अकाउंटेंट ऑफ द, ही वाज द अकाउंटेंट ऑफ द यूनिट, तो अकाउंट्स को मेंटेन करना। और वेराज जो ग्रामीणी है या जिसको हम ग्रामिका कहते हैं, ही वाज द हेड ऑफ द विलेज, जो जिसको असिस्ट करते थे ग्राम वृद्धास और विलेज एल्डर्स। और इसके अलावा विलेज असेंबली और ग्राम सभा। तो ग्रामिका की हेल्प करते थे विलेज एल्डर्स और विलेज असेंबलीज। सो जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन था इट वाज द स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। विलेज जो है सबसे छोटा होता है, ठीक है, बड़े सारे गांव को मिलके, जैसे हमने बताया 10 गांव को मिलके उसको रेगुलेट कर रहा है गोपा, जो जिसको बोलते हैं संग्रहना। फिर 400 विलेजेस को मिलके बनता है द्रोणमुखास, 200 को मिलके खरवाटिका। तो इस तरीके से डिविजन है। तो उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट थी विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसका जो हेड होता था दैट वाज ग्रामिणी और ग्रामिका। और देर इज नो नेम फॉर ग्रामिका इन द सैलरीड ऑफिसर्स, क्योंकि हमें ये मालूम चलता है कि उनको सैलरी नहीं मिलती थी ग्रामिका को। तो इससे ये पता चलता है कि दे वर बीइंग इलेक्टेड बाय द पीपल और नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, की या तो उनको लोग चुनते थे, इलेक्ट करते थे, या फिर उनको गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी। उनको किसी तरीके की सैलरी नहीं दी जाती थी। और अब इसका काम क्या होता था ग्रामिका का, ही लुक्ड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज एंड वाज हेल्ड बाय विलेज असेंबली और ग्राम सभा। तो जो भी विलेज के का एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसको देखता था, उसको फर्दर हेल्प करते थे विलेज असेंबली और ग्राम सभा या विलेज एल्डर्स भी। सो ये सब मिलके क्या काम करते थे, दे मैनेज्ड क्लीनलीनेस इन द विलेजेस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ, देखते थे कि ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं या नहीं, रोड कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं या नहीं, जस्टिस को ध्यान रखते थे, डिफेंस को, एंड अदर मैटर्स कंसर्निंग टू द विलेजेस। तो जो भी मैटर्स होते थे उन सबको ये ध्यान में रखते थे। इसके बाद ग्राम वृद्धा, और जिसको हम कहते हैं विलेज एल्डर्स, इट वाज एन इनफॉर्मल काउंसिल ऑफ विलेज एल्डर्स, जो कि हमें इसका मेंशन मिलता है अर्थशास्त्र में। और 5 to 10 villages formed a unit and were placed under Gopa. So it appears that village assembly spent a small percentage of the revenue collected in the village for financing its own activity. अब देखो ग्रामिका का काम तो है या विलेज असेंबली का काम है, ये दोनों मिलके क्या रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे। अब जो रेवेन्यू वो कलेक्ट कर रहे हैं, अब उनको अपना भी खर्चा पानी देखना है ऑब्वियसली, लोगों को सैलरी देना, काम करवाना, तो उसके लिए भी फंड्स चाहिए। तो वो फंड्स कहाँ से लेते थे, जो ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, तो उसमें से एक छोटा सा स्मॉल पोर्शन जो है वो अपने लिए रख लेते थे फॉर देयर ओन एक्टिविटीज। और इसके लिए वो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उनको परमिशन दी हुई थी। और इसके साथ साथ जो फाइन्स चार्ज, जो ऑफेंडर्स के ऊपर फाइन चार्ज करते थे, उससे जो पैसा आता था वो भी ये लोग अपनी एक्टिविटीज के लिए यूज करते थे। सो एक तो जो रेवेन्यू है उसमें से एक कुछ अमाउंट उनका रेवेन्यू अमाउंट वो अपने एक्टिविटीज के लिए कलेक्ट करते थे। इसके साथ साथ जो ऑफेंडर्स पे फाइन है वो भी उनका एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू था, आप कह सकते हो।
So the office work pertaining to the village administration was done by the Gopa, who used to keep careful records about the number of houses. अब गोपा का, जैसा आपने इस इमेज में देखोगे आप कि गोपा का काम क्या है, अकाउंट्स को मेंटेन करना। तो वो क्या अकाउंट्स मेंटेन करता था, वो रिकॉर्ड रखता था कि कितने घर हैं, ओनरशिप ऑफ फील्ड्स एंड गार्डन, कौन कौन ओनर है, क्रॉप्स कैसी हैं, टैक्सेस ड्यू फ्रॉम पीपल एक्सेट्रा। तो इस तरीके का वो रिकॉर्ड मेंटेन करता था। So this was about the village administration and district administration. अब हम देखते हैं म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो सिटीज में आपको म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। तो इस समय पे बड़ी बड़े शहर भी थे, जैसे कि पाटलिपुत्र हो गया, तक्षशिला, उज्जैन एंड वैशाली, सुवर्णगिरी एक्सेट्रा। तो कुछ ये बड़े बड़े जो शहर थे, तो इनमें किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था। तो यहाँ पे जो चीफ ऑफिसर था टाउन का, उसको बोला जाता था नगारिका, नगारक। तो आप ये इमेज में देख सकते हो कि ये चीफ ऑफिसर है, इसको नगारक बोलते हैं। और इसके बाद आगे चलकर आप देखेंगे इनकी बड़ी सारी सब कमिटीज थी। सो जो एंटायर सिटी थी, ठीक है, इसका हेड चीफ ऑफिसर तो हो गया नगारक। इसके अलावा जो पूरी सिटी थी, उसको उसका सुपरिटेंडेंट जो था, इट वाज असिस्टेड बाय अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो नगारक को हेल्प करने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी थी। सो अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, मतलब मेगास्थनीज जो है वो एक इम्पोर्टेंट सोर्स है, जो उनकी इंडिका है वो एक इम्पोर्टेंट सोर्स है जो हमें मॉडर्न एम्पायर या उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताती है। तो उसमें हमें देयर इज अ मेंशन ऑफ 30 मेंबर्स। तो एक कमीशन मिलता है जिसके 30 मेंबर थे, और ये जो कमीशन था वो आगे चलकर इट वाज डिवाइडेड इनटू 6 बोर्ड। तो आप ये देख सकते हैं, ये 1 2 डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स, वेलफेयर ऑफ फॉरेनर्स, registration of birth and deaths, supervising trade and commerce, supervision of manufactured goods, and collecting taxes on the sales of goods. तो ये जो है 1 2 3 4 5, so these are the 6 boards, ठीक है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, और ये हर एक डिपार्टमेंट में कितने मेंबर्स होते थे, 5 मेंबर्स ईच। सो ये लोग जो भी है सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन है, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको मैनेज करते थे। और इनका मेन, ठीक है, ये तो हमने बता दिया, ये डिफरेंट बोर्ड्स हैं। इसके अलावा सिविक अफेयर्स जो थे, उसको भी ये बोर्ड्स देखते थे, जैसे कि केयरफुल सुपरविजन ऑफ वेट्स एंड मेजर, कि वेट्स एंड मेजर ठीक से हो रहा है या नहीं। इसके अलावा सील्स और स्टैम्प जो है गुड्स के ऊपर ठीक से लग रही है या नहीं, या कौन सी सील या स्टैम्प लगनी चाहिए। तो इन सारी चीजों को भी ये लोग देखते थे। और इसके अलावा जैसे सैनिटेशन है, upkeep of the roads, water supply, extinguishing of fire, management of the temples, ghats, the whole committees was jointly responsible। तो ये सब मिलके जो है इन सब मैटर्स को भी डील करते थे, सैनिटेशन को, कि रोड कंस्ट्रक्शन कैसी चल रही है, और मैनेजमेंट टेम्पल का एक्सेट्रा। तो दीज वर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो ये म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन था, इसमें ये लोग देखते थे। सो दिस वाज अबाउट द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, कि जस्टिस का सिस्टम कैसा था। सो जो किंग था वो किसके ऊपर चलता था, वो धर्म के ऊपर चलता था, ठीक है। ही वाज द अपहोल्डर ऑफ धर्मा एंड ही हेल्ड द सुप्रीम जुडिशियल पावर। राजा के पास ही अल्टीमेटली जस्टिस जो है वो वही इम्पार्ट करता था, जो वो कह दिया उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था। So the Mauryan developed a system of courts from local level to the central level। तो आप देखेंगे बड़े सारे कोर्ट थे, एक पूरा सिस्टम था कोर्ट का। तो आपको लोकल कोर्ट भी मिलेंगे, आपको सेंट्रल कोर्ट भी मिलेंगे, और इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्ट होते थे। तो जो सेंट्रल कोर्ट होता था वो कहाँ पे होता था, कैपिटल में। तो जो मॉडर्न एम्पायर की कैपिटल है वहां पे जो है ये सेंट्रल कोर्ट होता था। एंड इट वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय द किंग और द चीफ जस्टिस, ठीक है। उसको प्रिसाइड कौन कर रहा है, राजा या चीफ जस्टिस है वो कर रहा है। एंड इसके साथ साथ देयर वर आल्सो 4 and 5 जजेस who were chosen for their character and expertise in law। तो जस्टिस के लिए जो कौन इम्पार्ट कर रहा है, ठीक है, उसमें राजा तो होता ही था, इसके अलावा चीफ जस्टिस भी होते थे, और उसके बाद जो है 4 to 5 जजेस भी होते थे। एंड इसको हम कह सकते हैं इट वाज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस। एंड
तो ये तो हो गया सेंट्रल कोर्ट जो कि होता था कैपिटल में, और इट वाज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके अलावा हम बात करते हैं लोकल कोर्ट्स की। तो जो लोकल कोर्ट्स थे वो तीन तरीके के थे। जो पहला टाइप ऑफ कोर्ट था, इट वाज फॉर्म्ड बाय द सिटीजन देमसेल्फ टू सॉर्ट आउट देयर डिस्प्यूट्स। तो जो लोग थे, जो सिटीजन थे, उन्होंने खुद का एक अदालत बनाई हुई थी जहां पे वो अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते थे, जो भी अपनी प्रॉब्लम्स है उनको देखते थे। दूसरा टाइप ऑफ कोर्ट क्या था, उसको हम कहते हैं बिजनेस गिल्ड्स। तो जो बिजनेस गिल्ड्स होती थी, ठीक है, गिल्ड्स क्या होती हैं, जो ट्रेडर्स का ग्रुप होता है, ठीक है, तो इनके अपने कोर्ट थे, वहां पे वो अपने मैटर्स को सॉल्व करते थे। और तीसरा क्या होता था, विलेज असेंबली। तो तीन तरीके के लोकल कोर्ट है। एक तो है जो सिटीजन्स ने अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए बनाया है, दूसरा बिजनेस गिल्ड्स की कोर्ट है, और तीसरा जो विलेज असेंबलीज है, ठीक है, जो विलेज लेवल पे ये जस्टिस को डील करती हैं। सो ये तो हो गया अबाउट द सेंट्रल एंड लोकल कोर्ट। अब इसके अलावा भी आप देखेंगे कि कोर्ट, सेंट्रल और लोकल कोर्ट के बीच में भी बड़े सारे कोर्ट होते थे, जैसे कि सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स। और ये कहाँ पे होते थे, जो इंपॉर्टेंट सिटीज है वहां पे ये कोर्ट्स होते थे, जहां पे रॉयल ऑफिसर्स थे, एंड दे वर असिस्टेड बाय जजेस एंड एडमिनिस्टर्ड जस्टिस। तो इनका काम यहाँ पे भी जजेस आपको देखने को मिलेंगे, और ये जस्टिस को इम्पार्ट करते थे। तो जो सिविल कोर्ट्स थे उनको बोला जाता था धर्म सत्या, धर्मस्थ्या, ठीक है। तो धर्मस्थ्या, या जिसको हम कहेंगे सिविल कोर्ट, वो कौन किस तरीके के डिस्प्यूट्स को देखते थे, तो वो जैसे केसेस जो कि डील करते हैं, लाइक रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स, गिफ्ट्स, सेल्स, मैरिजेस, केसेस ऑफ थेफ्ट्स, रॉबरी, मर्डर। तो सॉरी, मैरिजेस, इनहेरिटेंस एंड जो ये रॉबरी एंड मर्डर है, दैट कम्स अंडर क्रिमिनल कोड। तो वो अलग है। अभी हम बात कर रहे हैं धर्मस्थ्या की, जो कि है सिविल कोर्ट। इसमें की जो भी फैमिली रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, इनहेरिटेंस है, या बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं, तो वो कौन देखता था, सिविल कोर्ट। इसके अलावा उसके ऑपोजिट होता था एक क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। क्रिमिनल कोर्ट को बोला जाता है कंटक शोधना। तो यहाँ पे क्रिमिनल केसेस जैसे चोरी का हो गया, रॉबरी का हो गया, या मर्डर के केसेस जो है वो यहाँ पे देखे जाते थे। अब लीगल रूल्स क्या हैं, कि किसके बेसिस पे ये लोग डिसाइड करेंगे कल्प्रिट का जो भी डिसीजन होगा, ठीक है। सो जस्टिस वाज एडमिनिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद लीगल रूल्स व्हिच फेल अंडर वन और अदर। तो फोर हेड होते थे, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग जस्टिस इम्पार्ट किया जाता था। पहला था सेक्रेड लॉ, जो कि धर्म के ऊपर। दूसरा था सेक्युलर लॉ, जो है व्यवहार के ऊपर। तीसरा है कस्टम, चरित्र के ऊपर। और लास्ट है रॉयल कमांड्स। तो ये इनके लीगल रूल्स थे, ठीक है, इनके ऊपर उनको जस्टिस दिया जाता था। उसके बाद आता है पनिशमेंट, कि पनिशमेंट कौन सी होगी, कैसी होगी। तो अर्थशास्त्र में देयर इज फुल ऑफ द अर्थशास्त्र इज फुल ऑफ कोड्स लिस्टिंग पनिशमेंट फॉर वेरियस ऑफेंसेस लाइक वायलेशन ऑफ मैरिज लॉ। मतलब हर तरीके के ऑफेंस की उनमें पनिशमेंट दी गई है। तो कैसे, जैसे कि मैरिज लॉज का वायलेट करना, डिवोर्स, मर्डर, अडल्टरेशन, रॉन्ग वेज एक्सेट्रा, इन सब के ऊपर पनिशमेंट जो है वो लिस्ट की गई है अर्थशास्त्र में। देखिए, अर्थशास्त्र को अभी भी हमारी जो गवर्नमेंट है समहाउ अभी भी लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है कि एक गवर्नमेंट को बेसिकली, या एक राजा को किस तरीके से रूल करना चाहिए, ठीक है। तो ये सिर्फ एक बुक नहीं है, ये सिर्फ एक सोर्स नहीं है, ये हमें बताती है कि रूल कैसा करना चाहिए। तो गवर्नमेंट जो है वो इसको डेफिनेटली फॉलो करती है, ठीक है। तभी आप देखेंगे कि उस समय पे इन्होंने प्रॉपर, इनके पास लीगल कोड्स थे, पनिशमेंट कौन सी होनी चाहिए, हर एक क्राइम का मेंशन उसमें आपको देखने को मिलता है। और मेगास्थनीज जो है एंड कौटिल्य, दे बोथ डिस्क्राइब दैट द पीनल कोड वाज सीवर। तो यहाँ पे है कि पनिशमेंट बहुत सीवर होती थी। अगर इवन फॉर ऑर्डिनरी ऑफेंस, मतलब कोई छोटी सी भी गलती होगी, जैसे कि फॉल्स एविडेंस को पेश करना, या इवेडिंग पेमेंट ऑफ टैक्सेस, कटिंग सीक्रेट ट्रीज, मतलब ये छोटे छोटे ऑफेंस हैं, इनके लिए भी जो है लोगों के हाथ या पैर जो है वो काट दिए जाते थे, ठीक है। इसके बाद, अब ये तो देखो छोटे क्राइम्स हैं, अब जो बड़े क्राइम्स है, जैसे सीवर क्राइम्स, उनके लिए जो ऑफेंसेस द पनिशमेंट वाज डेथ पेनाल्टी। तो आप देखेंगे कि अगर सीवर क्राइम है तो उसको डेथ पेनाल्टी दी जाती थी। बट अशोका जो था, he had decided that the orders of the death penalty would be carried out after 3 days। कि मतलब अशोक भी यही चाहते थे कि जो भी गलती करे उसको 3 दिन में उसकी, अगर डेथ पेनाल्टी दी गई है तो उसको 3 दिन के अंदर अंदर उसको डेथ पेनाल्टी दे दी जाए।
और टॉर्चर किया जाता था। टॉर्चर वाज यूज्ड टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन, लोगों को टॉर्चर करा जाता था, किस लिए? कि वो सच उगल दे। इसके बाद भी बड़े सारे खैर सोर्स थे टॉर्चर करने के, बड़े तरीके थे, एंड देयर वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रिजन फॉर डिफरेंट क्रिमिनल्स। तो आप देखेंगे अलग अलग जेल थी, ठीक है, क्रिमिनल्स के लिए, एंड देयर वाज डिटेल्ड रूल्स प्रिस्क्राइब फॉर द जेलर्स एंड द जेल्ड। तो जेलर जो है उसके लिए क्या उसको फॉलो करना चाहिए, उसके लिए रूल्स थे, और जो लोग प्रिजन के अंदर हैं उनके लिए भी रूल्स थे। So it must be noted that the penalties in अर्थशास्त्र was based on वर्ना hierarchy. But आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि इस समय पे जो पनिशमेंट थी वो किसके बेसिस पे थी? दैट वाज बेस्ड ऑन द वर्ना hierarchy. मतलब अगर सेम क्राइम एक ब्राह्मण ने किया है और एक शूद्र ने किया है, तो शूद्र को ज्यादा सीवर पनिशमेंट मिलेगी एज कंपेयर टू ब्राह्मण। तो आप देखेंगे कि जो जस्टिस इम्पार्ट हो रहा है वो मतलब आप वो सही नहीं है, ठीक है, वो सही तरीके से जस्टिस नहीं दिया जा रहा है। इट वाज बेस्ड ऑन वर्ना, जिसमें कि एक पर्टिकुलर कास्ट जो है वो प्रिविलेज्ड है और वहीं दूसरी जो कास्ट है उसको बेचारे को जबरदस्ती जो है ज्यादा सजा दी जा रही है। तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकुना आप कह सकते हो इन द जस्टिस सिस्टम। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू कौटिल्य द सप्रेशन ऑफ क्राइम्स एंड द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर वर द फोरमोस्ट ड्यूटीज ऑफ द किंग। तो राजा का यह काम है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे और क्राइम को जितनी जल्दी हो सके वो खत्म कर दे। एंड जो जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स है जिसको कौटिल्य कहते हैं कंटकास और थॉर्न्स इन द बॉडी पॉलिटिक्स ऑफ एम्पायर, तो मतलब वो कांटे जो हैं जो एंटी सोशल एलिमेंट है उनको निकाल फेंकना चाहिए। एंड तो बस यही है, तो वो वही कोशिश करते थे कि जितने भी ये एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं इनको जल्दी से जल्दी उनको खत्म कर दिया जाए। और इसके बाद एक और पुलिस ऑफिसर का मेंशन मिलता है जिसको बोला जाता है प्रदेश ट्री whose duty was to investigate the crimes and punish the offenders। तो उसका काम क्या था? क्राइम देखना कि क्राइम सच में उसको इन्वेस्टिगेट करना कि हुआ है या नहीं, या किसने किया है, एंड उसके बाद उस ऑफेंडर को पनिश करना। सो जो मेगास्थनीज हैं वो काफी प्रेज करते हैं मॉडर्न लॉ एंड ऑर्डर को। एंड वहां या आई वुड लाइक टू कोट फ्रॉम दिस मेगास्थनीज इंडिका, इसमें लिखा गया है there were few crimes, murders and thefts were almost unknown. People seldom locked their doors and the security of life and property was guaranteed by the state। कि मतलब किसी तरीके का हमें क्राइम देखने को नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि पनिशमेंट्स जो है वो बहुत सीवर थी, एंड लोग जो है वो बड़े ही आराम से रहते थे, उनके दरवाजे खुले रहते थे। मतलब बेसिकली लोग बड़े प्रोटेक्टेड थे इस एम्पायर में, तो ऐसा मेगास्थनीज कहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लोकल एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप देखेंगे ब्यूरोक्रेसी है, बहुत सारे ऑफिशियल्स हैं, और नॉट ओनली इन विलेज लेवल, सीनियर हर जगह पे आपको ऑफिशियल्स मिलेंगे जो कि हर एक चीज को देख रेख कर रहे हैं, ठीक है। जो गवर्नमेंट है वो इक्वली पार्टिसिपेट कर रही है, वो ये देख रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वो ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो यही रीजन है क्योंकि उनका इतना फाइन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जिसकी वजह से जो मौर्यन एम्पायर है वो बहुत टाइम तक लास्ट कर पाया। So this was all about the local and judicial administration. Next जो वीडियो होगी that will be on revenue administration। वैसे सिलेबस में आपका सिर्फ revenue administration ही है, but I would like to discuss the espionage और spy system जो कि बड़ा ही important role play करता है modern administration में। थोड़ा सा हम military administration के बारे में भी बात करेंगे। So that is all in this video। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, स्टे सेफ।